नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्तावों के तहत जम्मू कश्मीर में सुरक्षा, शांति और विकास के प्रस्ताव रखे गए, जिसमें अब जम्मू कश्मीर में विपक्ष नाखुश नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पीडीपी और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने प्रस्ताव पर नाराजगी जताई है, जहां पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर में विफल रहने का आरोप भी लगाया जा रहा है। इसी के साथ पीडीपी की बात करते हैं तो पीडीपी का कहना है कि पहले लोगों को विश्वास में लेने की जो सलाह है वो भी दी जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव जो है वो रखे गए और उसके बाद पूरा ब्यौरा जो है एक तरह से दिया गया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, किस तरह की रणनीतियां जो है उन्होंने बनाई हैं। और खासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर को किस तरह से उन्होंने अपने संदर्भ में लिया है, जम्मू कश्मीर में अपने कार्यकाल में किस तरह से काम किया गया है, उस पर भी उन्होंने एक तरह से विचार जो है वो रखे हैं। वहीं अगर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस या फिर पीडीपी की बात करते हैं तो उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं और यही कहा जा रहा है कि जनता की आवाज को उठाने से पहले जो है जिस तरह की रणनीतियां उन्होंने बनाई थी उस पर एक तरह से यहां पर सवाल उठाया जा रहा है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहां पर अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। सभी आंकड़े जो है वो सामने रखने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि जहां पर जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने का सपना जो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था उस पर भी काफी बातचीत जो है इस मीटिंग में, इस कमेटी में जो है भारतीय जनता पार्टी ने की है। और साफ तौर पर यह कहा है कि जहां पर आतंकवादी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती थी, जहां पर कई सारी हत्याएं जो हैं आतंकवादियों के इन घटनाओं के तहत की जाती थी, उसमें अब कमी जो है वो देखने को मिली है। इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है। लेकिन वहीं विपक्षी पार्टियों की अगर बात करते हैं तो विपक्षी पार्टियां यहां पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है और यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल अपने आप को दर्शाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर की बात करें तो जमीनी स्तर पर परिणाम जो है वो उल्टे ही है। लेकिन जहां पर जिस तरह की ये कमेटी जो है ये बिठाई गई, जिस तरह की मीटिंग जो है ये हुई, इस पर क्या कुछ बातचीत हुई है, चलिए इसी पर हम तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग की अगर बात करते हैं, जहां पर तमाम जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे थे उस पर चर्चा की गई है, किस तरह की इंपॉर्टेंस जम्मू कश्मीर को दी गई, इस पूरी जो मीटिंग रखी गई थी? देखिए चेतना, ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं तो जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है उस मीटिंग में जो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज होते हैं उन पर चर्चा की जाती है। रिसेंटली बाई इलेक्शन हुए थे और बाई इलेक्शन में हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का हार का सामना करना पड़ा था, उस पर भी चर्चा हुई विस्तार से। लेकिन आपने जब जिक्र किया है जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर पर चर्चा इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि आर्टिकल 370 में संशोधन हुआ है, 35A को रिपील किया गया है और उसके बाद से बड़े से सवाल उठ रहे थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि 70 से ज्यादा यूनियन मिनिस्टर, चाहे वो एमएस हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और उसके बाद जो सिलेक्टिव किलिंग हो रही थी, आखिर उसकी वजूहत क्या थी, इन सब पर चर्चा करना जरूरी था। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इन पर विस्तार से चर्चा की गई है और विस्तार से चर्चा करने के बाद कुछ पॉजिटिव लोगों को या कार्यकर्ताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को पॉजिटिव संकेत दिए गए। और खासतौर पर जो कार्यकारिणी में कहा गया है कि 2004 से लेकर के 2014 तक 2081 जो सिविलियन है मारे गए हैं, जबकि 2014 से लेकर के 2021 तक 239 लोग मारे गए। यानी इससे आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आतंकवाद का आंकड़ा जो है, ग्राफ जो है कम हुआ, इस पर चर्चा की गई। दूसरा, अमन और साथ साथ विकास और लोगों का विश्वास जीतने पर चर्चा की गई है कि जम्मू कश्मीर में लोगों का विश्वास जीतना है। विकास का जो वादा उस वक्त किया गया था 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जब ये बिल लाया गया था, उस विश्वास को बहाल करना है। और यहां से भी पार्टी के नेता जुड़े हुए थे, कुछ वर्चुअल मोड में जुड़े हुए थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जिस तरह के दिशा निर्देश केंद्र सरकार केंद्र नेतृत्व से आएंगे उस पर अमल किया जाए। जी बिल्कुल विनोद जी, लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ अगर विपक्षी पार्टियों की बात की जाए वो तो सवाल उठा रही है, वो तो यही कह रही है कि आखिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के आंकड़े सामने रख रही है उसमें जमीनी स्तर पर अगर सच्चाई की बात करें या फिर आम जनता के विश्वास की अगर बात करें वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा।
डेफिनेटली चेतना जो अपोजिशन में होता है उसका काम ही यही होता है कि कोई प्रस्ताव अगर भारतीय जनता पार्टी लाती है उसका विरोध पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी। उन्होंने बहुत सारे हवाले दिए हैं कि क्या सिलेक्टिव किलिंग हो रही है। पिछले महीने में 13 लोगों की सिलेक्टिव किलिंग हुई है। जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए थे उनको गन पॉइंट पे मारा गया है। तो स्वाभाविक सी बात, वो इस बात को जरूर उठाएंगे, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रस्ताव में अमन की बात करती है तो ये बात जरूर उठाएंगे। लेकिन बीजेपी ने आंकड़े बता दिए हैं। निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये बिल्कुल आंकड़े दिखा दिए हैं। उन्होंने बताया है कि 2081 लोग 2004 से लेकर 14 तक उनकी डेथ हुई है आतंकी वारदातों में, और 2014 से 2021 तक 239 लोग मारे गए। तो ये आंकड़े जरूर दिए हैं, लेकिन अपोजिशन का काम है कि जब भारतीय जनता पार्टी को प्रस्ताव लाती है तो उस पार्टी की सच्चाई, सदाकत आवाम तक पहुंचाना। जी बिल्कुल विनोद जी, साथ ही साथ जिस तरह से सुरक्षा, शांति और विकास की बात जो है वो खासतौर पर इस कमेटी में बैठे हुए जो मेंबर्स थे उन्होंने की है, और वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हर वो चीज यहाँ पर जो है बताई गई है कि विकास कार्यों के लिए कितने रुपए जो खर्च हैं वो ऑलरेडी कर दिए गए हैं, और आने वाले समय में कितना पैसा जो है जम्मू कश्मीर में और खर्च हो सकता है। तो इस पर और क्या कुछ बात कही गई है? देखिए, 80,000 करोड़ रुपए का ऑलरेडी पैकेज जम्मू के पास पड़ा हुआ है, जिसमें से 50% से ज्यादा खर्च हो गया है। कुछ परियोजनाएं जो है कंप्लीट भी हो चुकी हैं, और कुछ पर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ परियोजनाएं जो है, प्रोजेक्ट्स हैं, वो लिंगरान भी हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब चीजें स्मूथ नहीं चल रही हैं, लेकिन जैसे जो जिला टनल, जैडमोर टनल और बहुत सारे, अगर लद्दाख की बात करें या कारगिल लेह की बात करें, वहां पर भी हो रहा है। जम्मू में एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, उसका काम शुरू हो चुका है। या फिर अखनूर की बात करें, जम्मू टू अखनूर जो है 4 लेन बन रहा है, वो भी काम हो रहा है। प्रोजेक्ट पर भी बात की गई है, यानी विकास पर भी पूरी तरह से तवज्जो दी गई है। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का असल इश्यू जो रहता है वो रहता है कि अमन पर भी चर्चा की गई है कि अमन को कैसे बहाल रखा जाए और किस तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति हो। 370 में संशोधन और 35 के हटने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा जो था, एक तो विकास था, दूसरा अमन था। इन दोनों मुद्दों पर ही कार्यकारिणी में चर्चा की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग जो आयोजित की गई थी, इसमें तमाम बातचीत की गई और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों की भी बात की गई। वहीं पर अपोजिशन की बात करते हैं तो अपोजिशन ने भी यहां पर कड़े सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर उठाए हैं। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनंतनाग की। आपको बता दें कि अनंतनाग जिले में टीआरएफ के एक आतंकी को पकड़ा गया है, जहां पर अब उससे पूछताछ भी की जा रही है। वहीं पूछताछ में हफीज अब्दुल्ला मलिक ने कई सनसनीखेज खुलासे भी किए हैं। सुरक्षा बलों की बात करते हैं तो सुरक्षा बलों ने आज सुबह जिले बहादुर इलाके से उसे गिरफ्तार किया था और पकड़े गए इस आतंकी से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो यानी कि बड़ी सफलता जो है ये सेना को हाथ लगी है, जहां पर इस आतंकवादी को जो है पकड़ लिया गया है, जिसकी पहचान हफीज अब्दुल्ला मलिक बताई जा रही है। और इससे जिस तरह से काफी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है, बड़ी सफलता जो है यहां पर इससे साबित हुई है। क्योंकि जिस तरह से पिछले कई दिनों से बात करते हैं, जहां पर राजौरी पुंछ में भी लगातार इनकाउंटर जो है वो चल रहा था, और उसके बाद अब जिस तरह से ये अनंतनाग में बड़ी सफलता सेना को हाथ लगी, उसके बाद क्या कुछ अब बड़े खुलासे हो सकते हैं, किस तरह के खुलासे जो है ये पकड़ा गया आतंकी कर रहा है, इस पर चलिए तमाम बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता फिदा हुसैन जुड़ चुके हैं। फिदा, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से सुरक्षा कर्मियों को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है? देखिए चेतना, मैं आपको बता दूं कि अगर दक्षिण कश्मीर के जिला अनंतनाग की बात करेंगे, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस में जिसमें अनंतनाग पुलिस, 3 RR ने एक जिंदा मिलिटेंट को जो है वो पकड़ा है, उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बताया यही जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक पक्की सूचना मिली कि अनंतनाग जिले में किसी जगह पर कोई एक मिलिटेंट जो है वो वहां पर मौजूद है, जिसके बाद वहां पर 3 RR, अनंतनाग पुलिस,
जो है उन्होंने वहां पर जाकर उस मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा और उनके पास से जो पुलिस सूत्र के हवाले से ये खबर प्राप्त हो रही है कि उसमें से एक पिस्टल जो है वो उसके पास से बरामद किया गया। हालांकि उसके बाद जब इंट्रोगेट किया गया तो पूछताछ में यही सामने आया कि और भी खुलासे जो है मिलिटेंट ने किए और भी हथियार है उनके पास और उस हथियार को भी पकड़ने का जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो बता रही है। लेकिन और भी खुलासे होने जा रहे हैं, शायद ऐसी आशंका लगाई जा रही है, लेकिन जितना इसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि पुलिस द्वारा अभी तक इस हवाले से कोई भी बात जो है सामने नहीं आ रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि एक जिंदा मिलिटेंट जो है जो टीआरएफ संगठन से बताया जाता है इसी वर्ष 2021 में सितंबर के महीने में वो मिलिटेंट संगठन में शामिल हुआ था, जिसके बाद पुलिस को तो तलाश थी इस मिलिटेंट के हवाले से और इस मिलिटेंट को आज पकड़ने में सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो सब चेतना। बिल्कुल फिदा, अगर इलाके की बात करते हैं तो इलाके की स्थिति किस तरह से बनी हुई है? क्या पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है? और स्थिति की बात करेंगे या अनंतनाग जिले के स्थिति की बात करेंगे, देखिए स्थिति को सामान्य रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जहां पर भी उनको आशंका होती है कि किसी जगह पे कोई मिलिटेंट जो है मौजूद होता है तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज जब पहुंचती है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाई जाती है और वहां पर पहले मौका भी दिया जाता है कि मिलिटेंट आत्मसमर्पण करे। लेकिन उसके बाद जब मौका नहीं मिलता है उसको तो कहीं ना कहीं पे यहाँ बहुत सारे ऐसी जगहों से जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर नजर पड़ती है तो मिलिटेंट फायर खोलते हैं तो जवाबी कार्रवाई होती है। लेकिन जिस तरह से बार बार जो जम्मू कश्मीर पुलिस या इंडियन आर्मी बार बार ये बयान जारी करते हैं कि हम मौका देना चाहते हैं जो भी मिलिटेंट सपों में शामिल हुए, मिलिटेंट संगठनों में शामिल हुए वो आत्मसमर्पण कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, अगर हम दक्षिण कश्मीर के दृष्टि की बात करेंगे, दक्षिण कश्मीर की तस्वीरें बताएंगे तो दक्षिण कश्मीर का जिला अनंतनाग है जहां पर इस मिलिटेंट को पकड़ा गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए फिदा। तो जिस तरह से बड़ी सफलता सेना को हाथ लगी है, इसके बाद अब किस तरह से तार जो है वो निकलकर सामने आते हैं, किस तरह के खुलासे किए जाते हैं इस आतंकवादी की तरफ से, ये देखना होगा। लेकिन ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि बड़ी सफलता जो है ये पुलिसकर्मियों को सुबह सवेरे हाथ लगी है। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं कठुआ की अगर बात करें तो आपको बता दें कि डेंगू के मामले अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बीच कठुआ में केंद्रीय टीम आज दूसरे दिन भी डेंगू प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंची है, जहां पर कठुआ के इन इलाकों से लार्वा के सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। जिले में 200 से ज्यादा इस वक्त डेंगू के जो बीमार लोगों की संख्या जो है वो पहुंच चुकी है। वहीं पर अगर कठुआ के जिले की अगर बात करते हैं तो कठुआ के कई इलाके जो है वो डेंगू हॉटस्पॉट भी घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि कठुआ जो है एक ऐसा जिला रहा है पिछले कुछ दिनों से जहां पर लगातार डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की चिंता भी जो है यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अस्पतालों की बात करते हैं तो अस्पतालों में भी लोगों का अब आना जाना जो है बढ़ चुका है, क्योंकि अगर कभी भी कोई भी सिम्टम जो है वो लोगों में नजर आता है तो उन्हें हिदायत यही दी जा रही है कि जल्द से जल्द जाकर अपना डेंगू का टेस्ट जो है वो जरूर कराएं, ताकि अगर किसी भी तरह से अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसके जल्द से जल्द इलाज जो है वो करवाया जा सके। लेकिन वहीं पर जहां पर एक टीम जो है वो गठित की गई है जो दौरे पर है कठुआ के तमाम इलाकों की, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है उस पर चलिए तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत कठुआ से जुड़ चुके हैं। सरबजीत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से जो केंद्रीय टीम का ये गठन किया गया है जो लगातार दौरे कर रही है, इलाकों से लार्वा के सैंपल इकट्ठे कर रही है, किस तरह से काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिला कठुआ की अगर बात करें तो डेंगू का डंक लगा जताई जा रहा है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस तरह से मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है हो सकता है कि डेंगू का प्रकोप जो है थोड़ा कम हो, लेकिन जैसे कि सर्दी दस्तक दे रही है लेकिन उसके बावजूद भी डेंगू के मामले जो है वो लगातार जिला कठुआ में बढ़ते जा रहे हैं। आधिकारिक आंकड़े की अगर बात करें तो 200 से आंकड़ा ये जो है पार हो चुका है, लेकिन अनधिकारिक तौर पर अगर बात करें तो ये आंकड़ा काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जितने भी प्राइवेट लैब से टेस्ट हो रहे हैं, चाहे जम्मू की प्राइवेट लैब्स हो, चाहे पंजाब की प्राइवेट लैब्स हो, या फिर प्राइवेट किसी क्लिनिक में किसी का उपचार अगर हो रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी का उपचार हो रहा है, तो उसके आंकड़े जो है वो जिला प्रशासन के पास नहीं है। तो जरूर एक चिंता का विषय जो है वो जिला प्रशासन के लिए जरूर था। इसी को लेकर एक केंद्रीय जांच टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। आखिर क्यों इन इलाकों में यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर डेंगू फैल रहा है, उसकी यहाँ पर जांच जो है वो की जा रही है। जो केंद्रीय जांच टीम है
ये सीटीएम के साथ साथ गोविंदसर जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है वहां पर गई है। इसके अलावा जिला कठुआ मुख्यालय के वार्ड नंबर 6 के इलाके में भी ये टीम यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर लार्वा के सैंपल जो वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं। आखिर क्यों यहाँ पर इतना डेंगू फैल रहा है, डेंगू फैलने के क्या कारण है, उसको यहाँ पर ये लोग समझ रहे हैं और लोगों को भी समझाया जा रहा है कि किन कारणों से डेंगू आपके इलाके में फैला है और ये जो एहतियात बरत कर आप जो डेंगू से बचाव अपना और अपने परिजनों का कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अभिजीत ये भी जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं नाकामी तो जरूर है, जिसकी वजह से डेंगू इतना ज्यादा फैल गया है। क्योंकि जब मामले आते हैं उसके बाद ही विभाग जो है हरकत में आता है, एंटी लार्वा स्प्रे जो है उन इलाकों में किया जाता है। लेकिन समय पर अगर प्रशासन हरकत में आता तो इतने डेंगू के केसेस जो है कठुआ में सामने नहीं आते। अगर गोविंदसर की अगर बात करें तो जिला मुख्यालय से बिल्कुल सटा हुआ ग्रामीण क्षेत्र है, सबसे ज्यादा प्रभावित ये गाँव है। हर दूसरे घर में कोई ना कोई शख्स जो है डेंगू की चपेट में है। लगातार इस तरह के मामले जो हैं वो डेंगू के सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन जो है जब कोई मामला कहीं से सामने आता है, जब सरकारी लैब में किसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसके बाद उस इलाके में जाकर वहां पर एंटी लार्वा स्प्रे जो है वो किया जाता है और लोगों को समझाया जाता है कि किस प्रकार से आप ये डेंगू की बीमारी फैल रही है और किस प्रकार से आप डेंगू से बचाव कर सकते हैं। गोविंदसर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है और अगर बात करें तो यहाँ पर पेयजल संकट है, जिसकी वजह से लोग ड्रम्स में और छोटे छोटे बर्तनों में पानी जो है वो इकट्ठा करके रखते हैं। लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं करेंगे तो उनकी जो जीवन यापन है वो नहीं होएगा, रोज की जो जीविका है वो नहीं हो पाएगी। हालांकि उसी की वजह से यहाँ पर डेंगू का मच्छर जो है वो जाला बनता है, लार्वा यहाँ पर जाला बन रहा है, जिसकी वजह से इस गांव में डेंगू फैला हुआ है। और जो जांच टीम आई है उसने भी यही साफ किया है कि जिस तरह से इन लोगों ने अपने घरों में पानी स्टोर किया हुआ है, यही कारण है कि यहाँ पर इस गाँव में डेंगू का प्रकोप सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सर, अभिजीत बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से कठुआ में लगातार डेंगू का हॉटस्पॉट जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, कई इलाके जो है वो अभी भी जहां पर डेंगू के मामले जो है बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब ये टीम जो है वो इसके गठन जो है वो किया गया है और दौरे जो है वो लगातार कठुआ के इलाकों में किए जा रहे हैं। उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले समय में डेंगू का प्रकोप जो है जिला कठुआ से भी जल्द खत्म होगा। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पुंछ की। आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना के मामले अब एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, इस बीच पुंछ की इलाके की अगर बात करते हैं तो पुंछ में भी अब कोरोना महामारी के प्रति लोग लापरवाही दिखाने लगे हैं। आपको बता दें कि संक्रमितों की संख्या में अब कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। इसी के साथ मास्क की अगर बात करते हैं तो मास्क की अहमियत को भी अब लोग भूलने लगे हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग भी अब इतिहास बनता हुआ नजर आ रहा है। आज भी जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, मास्क डालना जरूरी है, लेकिन वो आज जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के साथ प्रशासन की बात करें तो प्रशासन जिस तरह से दावे कर रहा है कि वो अभी भी उसी तरह के कड़े कदम उठा रहा है उन लोगों के खिलाफ जो अभी भी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन वो भी जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 161 केसेस जो हैं वो पाए गए हैं, जहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां 160 से पार जो है आंकड़ा एक 24 घंटे के अंदर जो है आता है तो कितनी स्थिति जो है वो गंभीर हो सकती है। लेकिन एक तरफ जहां लोग जो है कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, ये कितनी गंभीर स्थिति जो है आने वाले समय में बन सकती है। इसी पर चलिए अब तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी शर्मा पुंछ से जुड़ चुके हैं। सनी, आपसे जानना चाहेंगे पुंछ की मार्केट्स की अगर बात करें, आम जनजीवन की बात करें तो किस तरह से चल रहा है, जहां पर देखा यह जा सकता है कि कोविड के केसेस जो है वो अब एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और लोग जो है कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से रखते हुए आज हमने पुंछ मार्केट का जब दौरा किया तो यहाँ पे हमने देखा साफ तौर पर जो लोग हैं वो विदाउट मास्क ही नजर आए घूमने में। अपने कैमरामैन से कहूंगा वो आपको भी दिखाए जी। अभी भी मार्केट में जो लोग हैं वो विदाउट मास्क ही घूम रहे हैं, किसी भी शख्स ने मास्क नहीं पहना, क्योंकि पहले एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुंछ मार्केट में कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जिन्हें तैनात कर दिया गया था कि जो विदाउट मास्क लोग घूमते हैं उनके चालान काटे जाएं, उनको फाइन किया जाए। पर एडमिनिस्ट्रेशन अब टोटली इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग देखा जा रहा है कि विदाउट मास्क ही घूम रहे हैं।
ज्यादातर लोग अपने घरों से जब बाहर आ रहे हैं तो विदाउट मास्क ही आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया था कि जो भी लोग विदाउट मास्क घूमते हैं उनके चालान काटे जाए, पर अब ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लोग विदाउट मास्क घूम रहे हैं। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले जैसे हालात ही बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग जो है देख सकते हैं विदाउट मास्क ही अभी भी घूम रहे हैं। ज्यादातर लोग बच्चों को लेकर मार्केट में आते हैं, वो भी विदाउट मास्क आते हैं। इससे आने वाले जो टाइम है उसमें काफी दिक्कत होगी, क्योंकि जिस तरह से कोविड के केसेस फिर से आना शुरू हो गए हैं, उसको लेकर काफी बड़ी परेशानी बन सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ अब ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि पहले एडमिनिस्ट्रेशन के कई लोग थे जो मार्केट में या आगे पीछे निकलते थे लोगों के। बिल्कुल सन्नी, जिस तरह से आम लोगों की अगर बात करते हैं, आम लोगों की लापरवाही तो नजर आ ही रही है, लेकिन इसी के साथ साथ प्रशासन भी लापरवाह होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले जो दावे किए जाते थे, जिस तरह से चालान काटे जाते थे अगर कोई भी शख्स जो है बिना मास्क के घूमते हुए दिखता था, लेकिन अब वो चीज अगर सड़कों पर देखा जाए तो वो नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, आपने तस्वीरों में देखा ज्यादातर लोग जो है विदाउट मास्क ही घूम रहे हैं। पहले एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ बड़ा ध्यान दे रही थी। ज्यादातर हम पुंछ की बात करें, पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कई बंदोबस्त किए गए थे, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं जगह जगह पे नाके लगाए हुए थे, टेस्ट किए जा रहे थे। उसके अलावा जो विदाउट मास्क लोग निकल रहे थे उनके चालान काटे जा रहे थे, पर अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ज्यादातर लोग मार्केट में भी विदाउट मास्क ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से लोगों की एक तरह से लापरवाही जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है, और साथ ही साथ जहां पर आम जनता की बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं, यहाँ पर एक तरह से ये भूलते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह का प्रकोप जो है कोविड-19 कर रहा है। और आज अगर एक बार फिर ये दौर शुरू होता है तो कितनी परेशानी जो है वो आम जनता को भुगतनी पड़ सकती है। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिला सांबा की। आपको बता दें कि सरकार ने ई श्रम पोर्टल की शुरुआत जिस तरह से की थी, लेकिन उसके बाद अब ई श्रम पोर्टल में जो है अब कमी जो है वो देखने को मिल रही है, यानी कि लोग जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसी तरह से सांबा की अगर बात करें तो सांबा में अब 11 जगहों पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। साथ ही प्रशासन ने 11 नोडल ऑफिसर्स की तैनाती भी की है और 11 बीडीओ ऑफिस और 2 निजी जगहों पर रजिस्ट्रेशन करने की बात भी कही गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार जो है हर बार कुछ ऐसी चीजें जो है वो आम जनता के लिए लेकर आते हैं ताकि आम जनता को रोजगार के लिए किस तरह की परेशानी ना हो। अगर आने वाले समय में कभी भी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए कुछ ऐसे पोर्टल्स जो है तैयार किए जाते हैं जहां पर एक तरीके से जो है लोग यहां पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन जहां पर ई श्रम पोर्टल की बात करें, पिछले काफी समय से यहां पर लोगों की एक तरह से कमी जो है देखने को मिल रही है। लोग खुद को यहां पर रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन ने जिस तरह से काम शुरू किया है इस पर चलिए तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, प्रशासन ने अब जो है ये जिस तरह से कदम उठाया है जहां पर तमाम अगर एक तरह से कमेटी जो है वो बनाई गई है जहां पर नोडल ऑफिसर्स की भी तैनाती की गई है कि आम लोगों को ये बताया जाए और उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई जाए, किस तरह का काम जो है शुरू किया गया है? देखिए चेतना, आपको बता दें कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये एक ई श्रम पोर्टल जो वो लॉन्च किया गया था। जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स है, लेबरर्स है, या जितने भी तमाम लोग हैं जो चाहे उसमें दुकानदारी क्यों ना हो, तो इन्हीं के लिए ये जो पोर्टल है ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था ताकि ये जो अपने आप को रजिस्टर करवा ले और इनको सरकार की तरफ से जो भी जितनी भी योजना है उसका लाभ मिल पाए। उसी को लेकर अगर बात करें तो जिला प्रशासन सांबा ने भी अब इस अभियान को तेज कर दिया है। यानी जब से इस ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया और उसके बाद लगातार ये एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर दी गई कि ज्यादा से ज्यादा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो रजिस्टर हो जाएं। जिसमें अगर बात करें तो डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको हिदायतें दी हैं कि इस प्रोसेस को जल्द से जल्द एक्सेलरेट किया जाए और उसे तेजी अब जो वो देखने को मिल भी रही है। और अभी तक ई श्रम पोर्टल पर लगभग 3500 अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया हुआ है। इसके चलते पूरे जिला सांबा में अगर बात करें तो 9 ब्लॉक्स हैं और 9 जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है वहां जो वो ये साइट जो वो मंजूर
मंजूर की गई थी प्रशासन द्वारा कि यहां पर रजिस्ट्रेशन कम अवेयरनेस कैंप लगाना है। तो ये कैंप लगातार जारी है और खासतौर पर 2 निजी साइट्स का भी और जिक्र किया गया कि 2 निजी साइट जो है वो वहां पर भी कैंप लगाया गया है, जिसमें टोटल 15 नोडल ऑफिसर्स की तैनाती की गई है जो पूरी इसके ऊपर देखरेख कर रहे हैं और अपने जो जितने भी अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दे रहे हैं कि जितने भी लोग यहां पर आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द रजिस्टर किया जाए, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसमें ऑटो रिक्शा चालक आ जाते हैं, गाड़ी चालक आ जाते हैं, कई ऐसे तमाम अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं जिनका पीएफ भी नहीं कटता है, जिनका ईएसआई कार्ड तक नहीं बना हुआ है। तो ये तमाम वो वर्ग के लोग हैं जिनको इसका सीधा सीधा लाभ जो वो सरकारी योजनाओं का मिल पाएगा। बिल्कुल, साथ ही साथ ऋषि आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ई श्रम पोर्टल पर जो लोग रजिस्टर करते हैं इसमें कमी देखी गई, क्या कारण रहा होगा? क्या जागरूकता की कमी है, लोगों तक ये योजनाएं जो है ये नहीं पहुंच पाती है, या लोगों को ये नहीं पता है कि इस तरह के पोर्टल्स जो है वो लॉन्च किए जाते हैं आम जनता के लिए? क्या लगता है? देखिए चेतना, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये पोर्टल लॉन्च किया गया था तो उस समय किसी को ये पता ही नहीं था कि इसका आखिर रजिस्टर करने के बाद आखिर बेनिफिट क्या होगा। तो उसी को लेकर शायद जागरूकता की काफी ज्यादा कमी थी और मुझे लगता है कि पहले शुरुआती दिनों में मुझे लगता है कि काफी कम आंकड़ा जो है वो देखा गया था। लेकिन प्रशासन ने अब जिस तरह से कमर कसी है, प्रशासन इस अभियान को तेज कर रहा है और लगातार अलग अलग जगहों पर जो है वो जाकर लोगों को अवेयर कर रहा है कि ये आपके बेनिफिट के लिए है और इससे सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा और भी जो इनके वेलफेयर के लिए सोचा गया होगा सरकार की तरफ से, उसी को लेकर ये डाटाबेस जो वो तैयार किया जा रहा है। और अब देखना यह है कि कितनी जल्दी और ज्यादा ये नंबर बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा, क्योंकि अभी तक पूरे जिला सामा में 3500 लोग जो वो इसमें रजिस्टर जो वो हो चुके हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल ऋषि, यहाँ पर अवेयरनेस के साथ साथ जो है जिस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, सुविधाओं के साथ अवेयरनेस की भी बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से ई श्रम पोर्टल को अब आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है और हर तरह से आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश जो है यहां पर पूरी तरह से शुरू कर दी गई है। चलिए, खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।